हाय दोस्तों, मैं आपको अस्थमा रोग के बारे में पूरी जानकारी और इलाज बताने जा रहा हूं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप न करें, जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ सके। जैसे कि अस्थमा एक श्वसन तंत्र की बीमारी होती है। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, दमा में सांस लेने में परेशानी होती है और साथ में घुटन महसूस होती है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट नैरो हो जाती है, जिसमें बार बार तेज़ खांसी होती है, जिससे लंग्स में जमा म्यूकस निकल जाए। तो जैसे कि जिसमें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो सांस वाली नलियाँ होती हैं, जो ऑक्सीजन को हमारे फेफड़ों तक पहुंचाती है, जिसका नाम ब्रेंकियल ट्यूब है। जब ब्रेंकियल ट्यूब में सूजन, एलर्जी जब बलगम की वजह से तंग हो जाती हैं, तो नली में ऑक्सीजन आसानी से अंदर बाहर नहीं हो पाती, जिससे हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। तो चलिए अब आगे इसके हम कारण को देखते हैं। तो अब ये कई कारणों की वजह से होता है। तो सबसे पहले एलर्जी। बहुत से लोगों को धूल मिट्टी, जानवरों के बाल से एलर्जी होती है। दूसरा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। श्वास नली जो होती है, उसमें संक्रमण हो जाने से हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। और जैसे कि लिखा हुआ है, ब्रोंकियल ट्यूब के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन होने से, तो ब्रोंकियल ट्यूब जो फेफड़ों के अंदर वाली नलियाँ होती है, उसके अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन झिल्ली होती है, जिसमें सूजन हो जाता है, जिसके कारण सांस लेने में दिक्कत होती है। फिर प्रदूषण की वजह से भी ये सब दिक्कतें देखने को मिलती है। जैसे कि प्रदूषण, सिगरेट का धुआं, वाहन का धुआं, फैक्ट्री का धुआं, प्रदूषण, ये सब प्रदूषणों के वजह से अस्थमा को बढ़ा देता है, इसलिए हमें इससे बचना चाहिए। और ये संक्रमण के वजह से भी होता है। तो चलिए अब इसके लक्षण के बारे में देखते हैं कि ये जब दिक्कत होती है तो हमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। तो जैसे कि लक्षण के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ, इसमें खांसी, थकान, सांस फूलना, सांस लेने में दिक्कत और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हमें इसमें देखने को मिलती हैं। इसमें खांसी बहुत ज़्यादा आती है, कभी कभी इतना खांसी आती है कि लोग सो नहीं पाते हैं। थकान, मरीज़ को बहुत जल्दी थकान आ जाती है, थोड़ा चलेगा या काम करेगा थक जाता है। सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो अब हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में देखते हैं कि ये जब बीमारी होती है तो हम मरीजों को कौन कौन सी दवा देते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, कैप्सूल एम्पाक्सिन 500 1 BD। मैं इसमें 500 लिखना भूल गया हूँ, एम्पाक्सिन 500 है। तो इसको कैप्सूल एम्पाक्सिन 500 mg 1 BD सुबह शाम, तथा टेबलेट डेरिफाइलिन 1 BD ये भी सुबह शाम, तथा टेबलेट डी कार्ड जिसको डिफ्लाजा कार्ड कहते हैं, इसको 1 टेबलेट एक बार देना चाहिए। और अगर दर्द बुखार हो तो जीरोडाल्पी देना चाहिए सुबह शाम। तो ये सब दवाइयाँ हम दे सकते हैं। अगर इससे आराम नहीं होता है तो हम इनको इंजेक्शन एडवाइस करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि हम इनको कौन कौन सा इंजेक्शन देते हैं। और जैसे कि यहाँ पे लिखा हो, ये दवा 5 दिन देना चाहिए। अब चलिए इसमें इंजेक्शन हम क्या देते हैं ये देख लेते हैं। अगर जैसे कि लिखा हुआ है, अगर फिर भी आराम ना मिले तो इंजेक्शन डेरिफाइलिन 2 ml और इंजेक्शन डिक्डान 2 ml IV मिलाकर दिया जा सकता है। साथ में एस्थालीन या डिओलिन के साथ नेबुलाइजेशन किया जाना चाहिए। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जानकारी सिर्फ मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए लोगों को समझाने के लिए बनाया गया है, इसलिए खुद से दवा इस्तेमाल ना करें बिना किसी डॉक्टर के समझे। ठीक है।